यू नो 90 मार्क्स आउट ऑफ 300। यस, यही कट ऑफ थी एफ कैट 1 2026 टेक्निकल ब्रांच के लिए। और ओवरऑल कट ऑफ थी 110। सो बेसिकली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। 90 मार्क्स उन्हें चाहिए थे जिन्हें टेक्निकल ऑफिसर बनना है एयरफोर्स में, एंड जो बीटेक डिग्री होल्डर्स नहीं हैं उन्हें चाहिए थे 110 मार्क्स टू क्लियर दिस एफ कैट एग्ज़ाम। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, लाइक लिटरली कितना कम कंपटीशन है यार। आप कितनी कम मेहनत के साथ ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो एंड जस्ट go in the SSP, perform well, get recommended and join the Indian Air Force as an officer. So in this video I am going to discuss कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है to clear the FCAT 2 2026, and I can bet you if you follow this strategy you will be 100% able to clear the FCAT examination, बिकॉज इतना इजी पेपर बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी और राइट गाइडेंस चाहिए। एंड टू गिव यू प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस in order to clear this exam, I am creating this video, and let's start the video without wasting the time. यार, एफ कैट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं? तो एफ कैट में पूछे जाते हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। आपको पढ़ना भी इसी ऑर्डर में है। सो इंग्लिश में आपके आते हैं 30 क्वेश्चंस, मैथ्स में आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आते हैं 25 और जनरल अवेयरनेस के भी आते हैं 25 क्वेश्चंस। सो एवरी क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स एंड 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। सो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे? ओनली 30 क्वेश्चंस। और अगर किसी को सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स भी आती है ना तो 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है वो बंदा। और अगर 10 नेगेटिव भी चले गए ना तो भी 45 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, आराम से वो बंदा कट ऑफ क्लियर कर सकता है। तो मतलब हद है यार, लिटरली इतना अच्छा चांस कोई कैसे मिस कर सकता है। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटजी टू कवर द सिलेबस। तो बात करते हैं अब रिसोर्सेज एंड बुक्स की। तो मैथ्स में आपको फॉलो करनी है सिर्फ एक प्लेलिस्ट संदीप ब्रास सर की अर्थमेटिक की, क्योंकि जो अर्थमेटिक का पोर्शन आता है वो 95% आता है और कोई फ़ायदा नहीं है एडवांस मैथ पर अपना समय बर्बाद करने का, क्योंकि हमारे पास समय कम ही बचा हुआ है तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। और रीजनिंग में आ जाते हैं हमारे अतुल अवस्थी सर, क्योंकि रीजनिंग में आपको उनके सिर्फ 2 या 3 क्लासेस लगानी है। हर क्लास में वो सिर्फ 20 क्वेश्चंस करवाते हैं, और अगर आपने ये 2 से 3 क्लास कर ली ना तो मैं गारंटी देता हूँ 20 में से आप 22 से 23 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर दोगे और नो डाउट आप उनको ठीक भी करोगे। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आपके स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए। सो आफ्टर गिविंग द सेक्शनल मॉक्स आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इजीली इन सेक्शंस को कंप्लीट कर सकें एग्ज़ाम में। भाई मैथ्स 9th-10th की आती है और रीजनिंग तो इतनी आसान होती है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से हो जाएगी क्लियर। कोई ऐसा सच हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस रीजनिंग नहीं आती है, बहुत आसान रीजनिंग आती है, आप आराम से उसको कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ये एफ कैट की द फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर इंग्लिश का सिलेबस जो है इतना स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है कि आप बिना परेशानी को उसको आराम से क्लियर कर सकते हो और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। अब हम आते हैं जीके पे। जीके में आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। 25 में से 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं और
करंट अफेयर्स के लिए आप इनसाइट एसएसबी में जो मैम है उनकी वन शॉट देख सकते हो, जो कि वो लास्ट वीक में अपलोड करती हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिलते हैं। तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी यार, जो एफ कैट में वैकेंसीज होती हैं वो काफ़ी होती हैं, बट द थिंग इज़ पीपल आर नॉट एबल टू गेट recommended इन द एसएसबी, जिसकी वजह से वो जो सीट्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, वो वेकेंट ही रहती हैं, वो वेस्ट ही चली जाती हैं। तो इसलिए ही पेपर इतना इजी होता है, और आपको जीके की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। छोड़ दो, करंट अफेयर्स आते हैं ज़्यादा, वो मैंने आपको बता दिया है। इनसाइट एसएसबी पे जो मैम पढ़ाती हैं, लास्ट वीक में वो करंट अफेयर्स की वन शॉट वीडियो अपलोड करती हैं, वो देख लो, इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ आ गया कि आपको सबसे पहले मैथ्स कवर करनी है, फिर रीजनिंग कवर करनी है, फिर इंग्लिश कवर करनी है, और लास्ट में जीके कवर करनी है। और आपको पता है ये सब मिला के आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे अगर आपने ये सब कर लिया? यू विल नॉट बिलीव, 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे ये सब करने के बाद। और आपको पेपर निकालने के लिए सिर्फ 40 क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर, अगर इतना ही आसान है तो और लोग क्लियर क्यों नहीं कर लेते? सो लेट्स टॉक अबाउट वाई एस्पिरेंट्स फेल। तो फेलियर का पहला रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लोग सोचते हैं कि थ्योरी कर ली, मैथ्स की, रीजनिंग की, हो गए 50 क्वेश्चन, बट पेपर में उनसे 30 क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते। सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में और रीजनिंग में उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। एंड द सेकंड रीज़न इज़ स्पीड। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग टाइम पे करना है ना, तो आपकी स्पीड मैटर्स अ लॉट। सो अगेन, प्रैक्टिस से ही आएगा। स्पीड लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, लोग नहीं कर पाते 30 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट मैथ और रीजनिंग के, लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ स्पीड से। तो इन्हें कवर करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर स्पीड बाय गिविंग मॉक्स। डू एज मैनी मॉक्स एज यू कैन। और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो ना, तो वाइल डूइंग मैथ्स के क्वेश्चंस आपके माइंड की स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होती रहती है, और इसी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं आपके मॉक टेस्ट्स। ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपकी जो फोकस करने की क्षमता है वो काफ़ी हद तक सेम रहने लग जाती है, सेम लेवल पे रहती है, और आपकी स्पीड फिर कांस्टेंट बन जाती है, स्लो नहीं रहती। जो तीसरी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो है नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट्स। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने ज़्यादा हो सकें, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता जो कि एग्ज़ाम में आती है। एकदम से आपका माइंड उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, और इन रिज़ल्ट आप फेल हो जाते हो। तो मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हो, आपका माइंड रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए, और आप के ऊपर वो प्रेशर, वो जो एग्ज़ाम प्रेशर आपके माइंड पर डालता है, वो ना के बराबर हो जाता है, और यू स्कोर एक्सेप्शनली वेल इन द एग्ज़ाम। जो फोर्थ रीज़न होता है कैंडिडेट्स की फेलियर का, वो होता है लैक ऑफ रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आपका माइंड उस पढ़े हुए कंटेंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इन रिजल्ट यू विल अगेन फेल इन द एग्ज़ाम। सो लैक ऑफ रिवीजन इज़ द फोर्थ रीज़न कि कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं ये एग्ज़ाम क्लियर। और यही एग्ज़ाम नहीं, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि लैक ऑफ रिवीजन वन ऑफ द बिगेस्ट कारण बनता है कि एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम क्लियर। एंड देयर इज़ अ फैक्ट अबाउट माइंड, कि आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, आपके माइंड में उतनी ज़्यादा पिक्टोरियल मेमोरी स्टोर होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना,
जैसे कि आपने कोई पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड नहीं है प्रेसिडेंट से, ऑप्शन में ये चीज़ें दी गई हैं, तो आपका माइंड में वो पिक्चर आएगी, उस बुक की पिक्चर आएगी, आपका माइंड आपको रिमाइंड कराएगा कि हाँ ये चीज़ तो इस बुक के इस पेज पर लिखी हुई है और इसमें से ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक फैक्ट है माइंड का, और रिवीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस कारण से। और पिक्टोरियल मेमोरी डेवलप करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन्स की ज़रूरत होगी, और जिसने मल्टीपल रिवीजन्स कर लेना उसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकने वाला। सो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है व्हाट टू डू, व्हाट टू अवॉइड। जय हिंद।